हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर हाइड्रोजन यौगिक। ठीक है, हाइड्रोजन समूह तत्वों का दूसरा पार्ट है ये, और पी ब्लॉक तत्वों का जो भी नंबर का रहेगा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आज का रहेगा हमारा क्या चीज? अंतर हाइड्रोजन यौगिक। तो क्या है अंतर हाइड्रोजन यौगिक, देखिए और समझते हैं। ठीक है, इससे पहले आप सबने हाइड्रोजन यौगिक सब जानते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। बट ये अपवाद है, इसको छोड़ दीजिए। और इतना को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का जो अर्थ होता है, हाइड्रोजन का अर्थ जो होता है वो अयस्क बनाने वाला होता है, लवण बनाने वाला, सॉरी। ठीक है, हाइलो का अर्थ होता है लवण और जन का अर्थ होता है बनाने वाला, ग्रीक भाषा में। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है 9, 17, 35, 53 और ये 85, ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम करेंगे अंतर हाइड्रोजन यौगिक के बारे में चर्चा। तो क्या होता है, डेफिनेशन सुनिए अंतर हाइड्रोजन यौगिक का। जब दो विभिन्न हाइड्रोजन यौगिक मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस यौगिक को अंतर हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार का यौगिक बनने का मुख्य कारण उन हाइड्रोजन यौगिकों के ऋण विद्युता में अंतर है। विद्युत ऋणात्मकता बोलिए या ऋण विद्युता बोलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण डियर स्टूडेंट, ये एक दूसरे के साथ भी यौगिक बनाते हैं। दूसरे धातुओं तत्वों के साथ तो बनाते हैं, ठीक है, यौगिक बनाते ही हैं, बट स्वयं हाइड्रोजन समूह के तत्व जो है अपने एक दूसरे के साथ यौगिक बनाते हैं। जनरली आप कभी भी पोटेशियम और सोडियम का एक ही समूह के तत्व हैं, ठीक है, सॉरी पोटेशियम नहीं है ये, ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये आपका प्रथम समूह के तत्व है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन कभी भी आप सोडियम और पोटेशियम को यौगिक बनाते देखे हैं क्या? साथ में नहीं देखे हैं। ठीक है, जनरली एक ही समूह के तत्वों के द्वारा आपका यौगिक नहीं बनाया जाता, किंतु इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी यह पाई जाती है कि फ्लोरीन सबसे पूरे सभी आपके पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसी का अगर ऋण विद्युता होता है, विद्युत ऋणात्मकता, तो होता है फ्लोरीन का। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन का होता है ना। लेकिन इनके विद्युत ऋणात्मकताओं में डिफरेंस ज्यादा होने के कारण ये एक दूसरे के साथ भी, मतलब एक धन विद्युती की भांति कार्य करने लगता है और एक ऋण विद्युती की भांति कार्य करने लगता है। तो इस कारण ये क्या बनाते हैं? अंतर हाइड्रोजन यौगिक बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये देखिए कि ये किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार बनाते हैं ये देखते हैं। चलो, ये X, इसको हम लोग इस प्रकार भी शो करते हैं। देखिए क्या, किस प्रकार? ए बी से भी शो कर दिया जाता है और एक्स एक्स डैश से भी शो किया जाता है, जहां एक्स हमारा हाइड्रोजन केंद्रीय धातु होगा और एक्स डैश दूसरा हाइड्रोजन होगा जो उसके साथ यौगिक बनाने में काम आ रहा है। तो इसका किस प्रकार से यौगिक बनता है? +1, +1 वेर क्या है? ऑक्सीकरण अंक है। उस यौगिक में अंतर जो केंद्रीय धातु, केंद्रीय तत्व है, उसका ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, इसी प्रकार एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7। इस प्रकार जहां इसमें ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा +3, यहां हो जाएगा +5 और यहां हो जाएगा +7। और ये ऑक्सीकरण अवस्था में जो अंतर है, मैं इसको आपको इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि ये हाइड्रोजन यौगिक जो है वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये +1, +3, +5, +7 तक, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में किसी भी एक आप हाइड्रोजन यौगिक ले लीजिए, लाइक ये लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p7, 2p5। तो इसके बाह्यतम कोश में डियर स्टूडेंट हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7। तो इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? 7। ठीक है, चाहे आप यहां तक ले लीजिए, किसी में भी लीजिए, वो 7 ही प्रदर्शित करता है। तो इनका जो यौगिक होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। देखिए कैसे, ये लिखने का भी तरीका आना चाहिए। मैं जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में सबको बता चुका हूं, फिर कुछ बता देंगे। ठीक, क्लोरीन फ्लोराइड, पढ़ने का भी तरीका, क्लोरीन फ्लोराइड, जो
इधर रहता है डियर स्टूडेंट राइट साइड में, वो एक्चुअल में हमारा ज्यादा ऋण विद्युत तत्व होना चाहिए। जिसके देखिए सोडियम क्लोराइड होता है कि नहीं होता है, तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो इन सब में देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ये जो तत्व है लेफ्ट साइड में है वो धन विद्युती है और राइट साइड में वो क्या है, ऋण विद्युती है। और हम क्या लगा रहे हैं, सोडियम सिंपल उसका नाम पढ़ रहे हैं, और आइड, ठीक है, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, आइड, ये ऋण विद्युती क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्ट में, इसलिए इस प्रकार जो है इनका प्रोनाउंसिएशन भी और इनका व्यवस्था भी आप समझेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोरीन फ्लोराइड। आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि हमारा फ्लोरीन की ऋण विद्युतता क्लोरीन से अधिक होती है, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार आप डियर स्टूडेंट आप बना सकते हैं, क्या चीज बना सकते हैं, ब्रोमीन फ्लोराइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ब्रोमीन फ्लोराइड बना सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या बना सकते हैं, ब्रोमीन क्लोराइड बना सकते हैं, आयोडीन फ्लोराइड बना सकते हैं, आयोडीन फ्लोराइड बना सकते हैं। इसी प्रकार आप ब्रोमीन क्लोराइड बना सकते हैं और आयोडीन क्लोराइड बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है यौगिक, ये जो यौगिक दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाते हैं, अंतर हाइड्रोजन यौगिक। ये सब के सब अंतर हाइड्रोजन यौगिक है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 नंबर 3 नंबर में, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। ओके, और इन सब में ऑक्सीकरण अंक क्या है, +1 है, ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार जब इसको देखेंगे तो डियर स्टूडेंट यहां क्या हो जाएगा आपका ClF3, ठीक है। तो जब क्लोरीन हमारा जो केंद्रीय तत्व है उसका आप अगर ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो फ्लोरीन जो है -1 होता है, किसी भी हाइड्रोजन तत्व का -1 ही होता है, लेकिन हमको इसको निकालना है तो -1 है, तो इसका भी आप निकालोगे, वर्तमान स्थिति में इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, फ्लोरीन का होता है -1 और 3 फ्लोरीन है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन और +3, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो इस प्रकार ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था। अब आप बना सकते हैं ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आयोडीन ट्राइफ्लोराइड बना सकते हैं और ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड बना सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखना चाहिए थोड़ा सा। इसको अगर बनाना है तो ये इसी प्रकार आप बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बन जाता है। रीजन क्या है, क्लोरीन में हमारे बाह्यतम कोश में डी उपकोष उपलब्ध होते हैं, इसलिए आप बना सकते हैं। और नहीं बनाना चाहे तो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड पेंटाफ्लोराइड जो है बना ही सकते हैं, या आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को तो शो कर ही सकते हैं। मैं बताऊंगा रीजन क्या है। कई जो है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड हो सकता है क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड ना बनाए, रीजन है उसका, रीजन है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पे आइएगा तब बताते हैं। IF7 ये जनरली बन जाता है यार, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड ये बन जाता है ये, लेकिन यहां संभव नहीं हो पाता। रीजन बताता हूं मैं आपको। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड क्यों नहीं बनता ये बता रहा है, सुनिए। फ्लोरीन और क्लोरीन देखिए +7 ऑक्सीकरण अवस्था, समझिएगा बात को। अब मैं इसके साथ अगर सपोज ऐसा बनाता हूं कि इस प्रकार पेंटाफ्लोराइड, क्लोरीन 7 जो है हेप्टा फ्लोराइड बनाता हूं, सपोज करते हैं ऐसा बनाते हैं, तो ये संभव नहीं है। रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में मेरे भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 ये हो जाता है 3p5 ये हो जाता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में हमारा टोटल है, ये बाह्यतम कोश यहां से कहलाता है 5। तीसरा कोश जो है बाह्यतम कोश है, दूसरा नहीं है, दूसरा आपको उपांत्य कोश कहलाता है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही हमारे पार्टिसिपेट करते हैं साझा करने में, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास 7 फ्लोरीन है, और तो इसका संकरण कैसे, वो कैसे होगा ये देखिए, युग्मन कैसे होगा। ये हो गया 5, ठीक है। और डी ऑर्बिटल में हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी ऑर्बिटल में, ये देखिए डी ऑर्बिटल में रिक्त है, डी ऑर्बिटल में भी रिक्त है, क्योंकि आगे चलोगे तो ये आ जाएगा 3d10 आता है, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 0 रहेगा डी ऑर्बिटल में। तो ये क्या होते हैं, उत्तेजित होकर के इसमें चले जाते हैं। तो उत्तेजित होकर के जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ से कौन सा जाएगा, ये जाएगा, ये यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, पहले जब ये थी तो +1 था, अब ये जब यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो गया। 1 2 3 ठो आ सकता है। तो ये एक निकलना आसान है, मतलब ये बनना आसानी से बन जाता है। रीजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने में कम ऊर्जा लगेगी, लेकिन अब फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करना चाहते हो तो उसके लिए फिर से ऊर्जा लेना पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा ना, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर डी कक्षक में P से D में जा रहा है, तो एनर्जी लेवल ऊपर हो गया, मतलब उसको उत्तेजित होने के लिए क्या चाहिए,
आपका एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जब इसमें आता है तो एनर्जी लगती है। अब फिर से आप एक निकलवा रहे हो तो मतलब यहां से यहां, तो फिर से एनर्जी लगेगी कि नहीं। चलो ये भी मान लीजिए, चलो ये भी बन गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। लेकिन ये यहां से एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को, एस उपकोष सबसेल के इलेक्ट्रॉन को आप डी में भेज रहे हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए ये प्रोन्नत नहीं हो पाता है, एक चीज। ठीक है, दूसरा चीज क्या अंतर है मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा, फ्लोरीन ये बन जाता है, ये बन जाता है। इसका रीजन है, ये इन लोग नहीं बना पाते हैं, क्लोरीन वगैरह नहीं बनाते। रीजन क्या है? क्लोरीन हेप्टाफ्लोराइड नहीं बनाता लेकिन आयोडीन बना लेता है। रीजन क्या है बता रहा हूं मैं आपको। क्लोरीन का आकार वैसे भी छोटा रहता है, तो इन दोनों के ऋण विद्युता में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता, ज्यादा अंतर नहीं है क्लोरीन और फ्लोरीन में। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं समूह में, तो उसका आकार बढ़ने के कारण उसकी क्या हो जाती है? ऋण विद्युता कम होती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर, मैं पढ़ा चुका हूं यार इसको, फर्स्ट इतना बार पढ़ाया हूं, लगभग मैं कहता हूं अगर 10 क्लास पार्ट मिलेगा ना, तो मैं कहता हूं 5 से 6 बार मैं इन चीजों को वर्णन कर चुका हूं। आवर्त और सारणी में आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता, आयनिक त्रिज्या। समझ में आ रहा है? एक बार देख लीजिए। तो ऊपर से नीचे आने पर हमेशा ऋण विद्युता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा और ये तीनों कम होते हैं। ठीक है, कम होते हैं। बस बढ़ता है तो आयनिक ऊर्जा बढ़ता है, तो ये कम होते जाता है। तो कम हो जाता है, तो इस कारण इन दोनों का जो है साझा, इसका इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युता जो है, ऋण विद्युता बहुत हाई होता है, अधिक होता है, और इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है आयोडीन का। तो इसलिए इनका संयुग्मन संभव होता है, लेकिन ये वाला संभव नहीं हो पाता। तो इतना चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आज का जो आईएमपी टॉपिक रहेगा ना, वो एक्चुअल में इनका जो है, एक तो अंतर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं आता है, दूसरा एक चीज और पूछा जाता है, इसमें संकरण पूछा जाता है, संकरण और इसकी संरचना कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देख लेते थोड़ा सा एक निर्माण छोटा सा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर संरचना। ठीक है, तो निर्माण में देखिए, मैं आपको पांचों प्रकार का 5-7 ऑक्सीकरण अवस्था तक बना के दिखा देता हूं। अगर कहीं खुदनखास्त आ जाता है कि इसका विरचन या निर्माण जो है, विरचन भी बोलते हैं उसको, ठीक है, आ जाता है तब की बात है। तो देखिएगा, आयोडीन के साथ क्लोरीन का I2 + Cl2 473 केल्विन ताप पर, 473 केल्विन, 473 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर पर, ये कैसे बनेगा ये बताओ। अब मुझे बताओ, ये 2ICl बनेगा कि 2Cli बनेगा, है ना। तो उसके लिए बस इतना ध्यान रखा करो कि इसकी ऋण विद्युता ज्यादा है। ऊपर में जो भैया क्लोरीन ऊपर में, तो ऊपर उसका ज्यादा रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 2ICl, आयोडिक क्लोराइड। ठीक है, आयोडीन क्लोराइड बोलिए, आयोडिक क्लोराइड बोलिए, ऐसा बनता है ये। अब इसी में डियर स्टूडेंट ICl + Cl2, तो ये जो है 573 केल्विन में आपका कन्वर्ट हो जाता है ICl3 में। ठीक है, तो ये है हमारा +1 ऑक्सीकरण अवस्था वाला, XX- बराबर +1, XX-3 बराबर +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला। इसी प्रकार आप ये बना सकते हैं। देखिए क्या, 2Cl5 + 2Cl2 + 5F2, ये देखिए, तो ये बन जाएगा हमारा 2ClF5। समझ में आ रहा है? ये उच्च ताप पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप फाइनली, एक बस और दे देना है आपको, फाइनली इस प्रकार आप बना सकते हैं हाई टेम्परेचर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है डियर स्टूडेंट इस प्रकार है, ये 7 है, सॉरी 2 7। ठीक है, तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा बस 4 ठो बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हम अब देखते हैं इसकी संरचना। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपका XX- यौगिक। संरचना देखेंगे XX- यौगिक का। ठीक है, XX- यौगिक का मैं एग्जांपल ले लेता हूं।
ठीक है, क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ICL ये ले लेते हैं, जो सबसे पहले बना हुआ है उसको। ठीक है, तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, समझिएगा बात को। ठीक है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। आयोडीन का होता है 58, कितना होता है, सॉरी 53। ठीक है, आप चाहे तो पूरा बना सकते हैं, या आप सबको पता होगा NH2NP5। अब ये आयोडीन है, मतलब ये कहाँ तक आ जाएगा भैया, ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये है, वो होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, कक्षा नंबर 5। तो ये बना सकते हैं आप इस प्रकार, ये होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पूरा भरने की आवश्यकता नहीं है, गलती की गुंजाइश है तो गलती ना करें, उससे अच्छा है कुछ शॉर्ट ट्रिक निकाल लें। तो इस प्रकार हम इतना में बना सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार। ठीक है, संकरण में बाह्यतम कोश जो है, समान ऊर्जा वाले बाह्यतम कोश भाग लेते हैं इस प्रकार। तो यहां हमको एक क्लोरीन आ रहा है, तो उस क्लोरीन गेस्ट के लिए हमारे पास जो रूम है वही ये वाला। ठीक है, तो यहां आकर के जो है वो ये हो जाएगा आपका ICl5, सॉरी ICl। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट इस प्रकार से, ये क्लोरीन आ गया। तो इसमें इसको आप कैसे लिखेंगे, देखो थ्योरी कैसे लिखना है सुनिए। XX' यौगिक इस प्रकार AB प्रकार, इसको AB प्रकार बोलते हैं। AB प्रकार क्यों बोलते हैं, ये देखिए, ये हो गया A और ये हो गया B। जब ICl3 आएगा ना, तब हम उसको क्या बोलेंगे पता है, AB3 प्रकार बोलेंगे, AB3 प्रकार बोलेंगे। ठीक है, तो AB प्रकार के अणु में अंतर हाइड्रोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु केंद्रीय तत्व होता है वह sp3 संकरण अवस्था में पाया जाता है, जिसकी आकृति रेखीय होती है। कैसी होती है, याद रखिएगा, इसी बात को अंडरलाइन कीजिए। sp3 संकरण एवं इसकी आकृति रेखीय होती है। ठीक है, इसमें अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए केंद्रीय धातु कौन है, केंद्रीय तत्व कौन है, आयोडीन है। ठीक है, तो आयोडीन और उसके बाद इसके साथ है क्लोरीन इस प्रकार। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां आयोडीन में क्या हो जाएगा, हमारा 3 जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहेंगे इस प्रकार। ठीक है, और एक क्या कर रहा है, साझा करने में भाग ले रहा है। तो इस प्रकार इसका जो आकृति हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर 180 एंगल, और संकरण हो जाएगा sp3 संकरण। और आगे लिख लीजिएगा, इसमें केंद्रीय तत्व में 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो साझा में भाग नहीं लेते या संकरण में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है संरचना में बताना है, एकदम छोटा सा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम XX' प्रकार का। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। तो सुनिए AB3, ये AB3 है ना, AB और ये 3, AB3 प्रकार के अणुओं में अंतर हाइड्रोजन यौगिकों में sp3d संकरण पाया जाता है, sp3d संकरण पाया जाता है, तथा इसकी आकृति T आकृति होती है। कैसी होती है, T आकृति होती है। जैसे 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 लिखेंगे, जैसे ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इसमें देखना चाहेंगे डियर स्टूडेंट, तो ब्रोमीन का कितना होता है ये बता दीजिए मुझे। ब्रोमीन के बाद आयोडीन, फिर एस्टेटाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4s2 4p5। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार हम इसको भर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। अब इसमें 3d जो आपका 4d जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिक्त रहेगा, रिक्त रहेगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 4d जो है खाली है। ठीक है, इस प्रकार अब हमारे 3 ठो गेस्ट आ रहे हैं, 3 गेस्ट आ रहे हैं, तो हमारे पास 3 जो है खाली होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जगह देना चाहिए। एक हो गया, अभी हमको 2 और 3 चाहिए, एक और चाहिए है। तो उसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ एक्साइटेड में, और ये बन जाएगा हम लोगों का इस प्रकार कुछ, ये निकल के उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका, यहां जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए क्या है, एस भाग ले रहा है, पी के तीनों कक्षक भाग ले रहे हैं, और डी के एक कक्षक भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे संकरण कैसे होगा, तो संकरण के केस में आप ऐसे संकरण जो है बना सकते हैं। पूरा अच्छे से अगर बनाना है आप लोगों को तो इससे ज्यादा मत बनाना है यार,
ठीक है, 1 2 और ये हो जाएगा हम लोगों का 3 हो गया। तो इस प्रकार इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? sp3d संकरण पाया जाएगा, डी संकरण। ठीक है, आकृति बता दिए, टी आकृति अगर बनाना है तो ऐसा बनाइएगा। देखिए इधर देखिए कैसे बन जाएगा आपका 3। एक केंद्रीय तत्व हमारा क्या है? केंद्रीय तत्व है हमारा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आ जाएगा बीच में, और 3 हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से फ्लोरीन, 1 2 3। ठीक है, और इसमें हमारा 3 ठो तो भाग ले लिया, तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। इस चीज की भी चर्चा कर दीजिएगा। इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं, जिसमें एक जो है आपका एस उपकोष में रहता है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पी उपकोष के जो है पी एक्स ऑर्बिटल में रहता है। समझ में आ गया? तो इतना आपको चीजें जो है बतानी है। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं नंबर कौन सा, AX-5, सॉरी ऊपर में लिख दिया था मैं 5 ऑक्सीकरण वाला। तो इसमें आ जाएगा हमारा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, अब इसमें फिर से देखिएगा क्या होगा। ब्रोमीन का हो जाता है आपका 53 होता है, 55 होता है, जो भी होता है। ठीक है, बता दिया था आपको। तो ब्रोमीन में हमारा हो जाएगा फिर से 4s2 4p5 और आगे स्पेस में आ जाएगा आप लोगों का D0। होता है कि नहीं होता है? तो यहां देखिए डियर स्टूडेंट क्या होगा हम लोगों का, ये और कुछ ऐसा। ठीक है, और यहां हो जाएगा D ऑर्बिटल पूरा जो है रिक्त रहेगा। अब एक हमको कितना चाहिए? 5 गेस्ट आ रहे हैं, 5 रूम खाली होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां से एक निकाल दीजिए, यहां से एक, यहां से एक, ये तो एक सिंगल ही है। ठीक है, तो एक यहां चला आएगा, यहां से निकल के, एक यहां से निकल के यहां जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, सिंगल सिंगल हो गया। तो कौन कौन सा पार्ट ले रहा है? sp3 और D2। ठीक है, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? 5 जो है फ्लोरीन इस प्रकार से आकर के संकरण में भाग ले लेंगे। तो यहां एक केवल क्या हो जाएगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा। और इसकी आकृति जो बनती है वो होती है वर्ग पिरामिडीय। जैसे कि इधर देखिए वर्ग पिरामिडीय कैसे बनाना है, ब्रोमीन। ठीक है, ये इस प्रकार बनता है जी, ये। और यहां हो जाएगा हमारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने हैं? 5 है। ये इस प्रकार से फ्लोरीन 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 5। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं वर्ग पिरामिडीय। तो वर्ग पिरामिडीय संरचना में पाया जाता है। ठीक है, आकृति बोलते हैं इसको, आकृति है ये, आकृति। और संकरण कौन सा भैया? sp3d2। इतना ही 2 चीज को याद रखा करो, बाकी कुछ नहीं है। और ये 1 2 और ये संकरण 3, बाकी उसको चर्चा आप कर सकते हो। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इस कक्षक में उपस्थित रहता है। अब इसके बाद आ जाते हैं लास्ट कौन सा? 7 ऑक्सीकरण। तो 7 ऑक्सीकरण में IF7 ये सबसे फेमस है। ठीक है, IF7। तो इसमें आप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? sp3d2 संकरण। 7 ठो है, 5 ही हो रहा है। sp3d3 3 3 6 1 7, 7 जो है संकरण कक्षक भाग लेंगे। 3 3 6 1 7। इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझने की भी जरूरत नहीं है। ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ए बी है ना, ये बस अपवाद है यार, अपवाद है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पी और डी कक्षक आ जाते हैं इसलिए sp3 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद AB3 हुआ, 3 हुआ तो हमारा हो जाएगा, चलिए छोड़िए इसको, छोड़ते हैं, बेकार है अभी, इस जगह में काम उतना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा। चलिए देख ले यार, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो आयोडीन में हो जाएगा 5s2 5p5 एंड 5d0। तो यहाँ इस प्रकार सीधा सीधा मैं वो करा देता हूं। ठीक है, 1 1 1 और आपका डी में हो जाता है 5। तो एक निकल के यहां से यहां आ गया, एक निकल के यहां से यहां चला गया, एक यहां से यहां चला गया,
और ये तो सिंगल ही रहता है ना। तो sp3d3 हो गया। तो इसकी जो संरचना बनती है डियर स्टूडेंट, वो कुछ इस प्रकार बनाएंगे आप लोग, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ऐसा बीच में केंद्रीय धातु हो जाएगा आयोडीन, पंचकोणी दिख रहा है आपको, इसके साथ साथ द्विपिरामिडीय, इस प्रकार बना देंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में डॉटेड लाइन से रहता है, स्ट्रेट लाइन बीच वाला स्ट्रेट लाइन रहता है। क्यों रहेगा वो हम अध्याय आपको 9 या 10 में बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये बन जाता है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। इस चीज को याद रखिएगा, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय मीडिया। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अंतर हाइड्रोजन यौगिक खत्म हो गया हमारा, मतलब हाइड्रोजन 17वां समूह खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट, ठीक है, कौन सा 18वें समूह का तत्व, जिसको हम नोबेल गैस, अक्रिय गैस एवं भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर 7 का हो जाएगा द एंड। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।